चालू करते हैं। जो पढ़ लिए तो उससे आगे चालू करते हैं, और उससे आगे जो है उस पर हम लोग बात करेंगे अभी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कर लिया था, ठीक है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो टाइटल है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर इससे पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर इसका थ्योरी का इंट्रोडक्शन जानकारी और कुछ मैट्रिक्स के एग्जांपल हमने बताए थे। एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में हमने बात कर लिया था। जैसे पहली शर्तें क्या है इसका, पहली शर्तें हैं कि आपके पास अगर कोई 2 मैट्रिक्स है जिसमें AIJ और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है BIJ जो अपने आप में P प्लस Q ऑर्डर का है। अगर किसी ने ये कह दिया कि AB एडजस्ट करता है, AB एडजस्ट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि AB एडजस्ट कर रहा है तो ज़रूर पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होगा। यानी अगर AB एडजस्ट करता है तो AB इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, और उधर से B का मतलब हो गया BIJ P क्रॉस Q। इट मीन्स ज़रूर इसका कॉलम और इसका रो बराबर रहा होगा, यानी n बराबर p। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कराना है तो आपको ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट से यानी पहले से कॉलम और दूसरे से रो दोनों इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो AIJ और इधर से बनेगा BIJ, और यहाँ जो आपका ऑर्डर हो जाएगा वो भी जो बचा वो ऑर्डर हो जाएगा। कौन कौन बचा, इधर से बचा M और इधर से बचा Q, तो ये आपका ऑर्डर निकल जाएगा। अच्छा, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, इस पूरी कहानी का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो फिर वो छोटा सा एग्जाम्पल क्या है वो भी आप देख लें। जैसे एक मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 5, और इधर से एक मैट्रिक्स मैंने लिया 3 2 1 2 2 3 2। अगर इस मैट्रिक्स को हम अच्छे से देखे जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। तो इसका मतलब हो गया कि मैं थोड़ा सा और आपको एक पिक्चर दिखा दूँ कि B में मैंने लिया था 1 2 3 2 1 2। इसका मतलब इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखें तो इस मैट्रिक्स अगर किसी ने क्या कह दिया कि क्या यहाँ पर AB एडजस्ट करेंगे, तो हाँ यहाँ पर AB एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर मैंने AB को एडजस्ट कराया तो पहले मैं AB का ऑर्डर देखूंगा। तो AB का ऑर्डर मेरे पास है 2 क्रॉस 2 एंड B, और B का ऑर्डर देखूंगा तो मेरे पास यहाँ B का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। यानी पहले से जो है कॉलम और दूसरे से रो मैच कर गया, मतलब सेम है। अगर सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो एडजस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और दूसरी बात, ये तो पहली बात हुआ। अब दूसरी बात क्या है, अगर किसी ने कह दिया क्या B A के बारे में क्या कह रहे हैं, तो मैंने बोला B का ऑर्डर बताइए। B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और A का ऑर्डर क्या है, आपके पास A का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझने लायक है कि यहाँ का जो कॉलम है वो 3 है, बट रो क्या है, इसका रो इसका 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि BA जो होगा वो एडजस्ट नहीं करेगा, BA नॉट एडजस्ट। अंडरस्टैंड, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है मल्टीप्लिकेशन तभी एडजस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन तभी एडजस्ट करेगा जब पहले मैट्रिक का कॉलम और दूसरे मैट्रिक का रो इक्वल हो। अगर ऐसा इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि AB एडजस्ट कर रहा है। बट अगर नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, AB एडजस्ट नहीं करता। तो
वही इस एग्जांपल में अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक मैट्रिक्स है 2x2 का और एक मैट्रिक्स है 3x2 का, जिसमें से अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी का जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और बी का जो ऑर्डर है वो 3x2 है, 3x2 नहीं 2x3 है, 2x3 है। अगर हम इसमें बात करें तो पहले मैट्रिक्स का अगर हम कॉलम की बात करें तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में अगर रो देखें तो रो दूसरे मैट्रिक्स का भी 2 है। इसका मतलब 2 सेम हो रहा है। अगर 2 सेम हो रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है एडजस्ट करेगा। तो क्या फिर बी ए एडजस्ट करेगा? तो मैंने बी ए को भी चेक किया है। तो बी ए को जब लिखेंगे तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2x3 और ए का ऑर्डर 2x2। तो पहले मैट्रिक यानी बी में मुझे देखना उसका कॉलम, तो बी में कॉलम देख पा रहे हैं 3 है, बी में कॉलम कितना है 3 और ए का जो रो है वो अपने आप में 2 है, तो जो सेम नहीं हुआ इसका मतलब बी ए एडजस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इतना सा बातें कर लिए थे। अब इसके आगे भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, है ना। अब चर्चा क्या करेंगे ना कि सर अभी तक हमने ये ठीक है सीखा, क्या आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन तो ईजी है बट आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं आता इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस नहीं आता। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस होने के लिए 2 बात हमेशा याद रखें। पहली बात कि ये जब भी मल्टीप्लाई होता है, पहली बात ये याद रखें कि रो मल्टीप्लाई यानी हम लोग जो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम, ठीक है। यानी पहले मैट्रिक्स से रो आएगा और दूसरे मैट्रिक्स से क्या आएगा? कॉलम आएगा। दूसरी बात, तो किसी ने अगर कह दिया कि ए बराबर अगर मेरे पास ए आई जे है जो अपने आप में एम क्रॉस एन था और एक मैं आपको मैट्रिक्स देता हूँ बी बराबर में जो अपने आप में बी आई जे है जो अपने आप में पी क्रॉस क्यू है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए बी एडजस्ट करेगा? तो मैं कह सकता हूँ कि इफ ए बी विल बी एडजस्ट ओनली व्हेन, तभी एडजस्ट करेगा जब इस मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स से कॉलम बोले तो एन और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तो ये एडजस्ट करेगा, नहीं तो एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल भी आपके सामने लगा देता हूँ। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स अपने आप में लिया 2 1 3 2 जो अपने आप में 2x2 का था और मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी जो अपने आप में 2 3 2 1 2 1 जिसका ऑर्डर 2x3 है, 2x3 2 रो 3 कॉलम 1 2 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी एडजस्ट करेगा। अच्छा, अगर ए बी एडजस्ट करेगा तो फिर ए बी का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो ए बी का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। ए का मान हो गया 2 1 3 2 और बी का मान हो गया 2 3 2 और 1 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि रो इंटू कॉलम होता है, तो आपको रो इंटू कॉलम करना पड़ेगा। पहले ये उठेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1। अगला फिर से ये उठेगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 1 गुना 2 तो, फिर आगे उठेगा 2 दूनी 4 1 गुना 1 तो 1। फिर ये उठेगा 3 और 2, फिर से 3 और 2 फिर 3 दूनी 6 1 गुना 2 तो 2। फिर अगला उठेगा 3 तियाँ 9 और ये फिर इससे होगा 2 दूनी 4। फिर अगला उठेगा 3 दूनी 6 2 गुना 1 तो 2। अब देखिए इसका ऑर्डर था 2x2, इसका ऑर्डर था 2x3, तो इससे जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आपने ये और ये सेम हुआ था तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था। 2 2 सेम हुआ थी पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स से कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से रो इक्वल था तभी आपने किया था इसका मल्टीप्लिकेशन। तो बचा क्या? बचा 2 और 3, तो इसका ऑर्डर जाएगा 2x3। इसका ऑर्डर क्या जाएगा? 2x3। तो जब उसके आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 4 1 5 6 2 8 5 8 9 4 13 6 2 8 और ये बन गया अपने आप में 2x3। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, है ना।
तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अच्छा एग्जांपल भी माना जाता है। तो देखिए जरा एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन में है x y z, ठीक है, और अगला है a x g गोज फॉर सिनेमा, और फिर किसी में और एक मैट्रिक्स किसी ने दे दिया x y z। तो आपके पास अब की बार 3 मैट्रिक्स हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए पहली बात, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जरा देखिए। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर हो गया कितना, 1, एक ही रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। और इस मैट्रिक्स का देखेंगे तो 3 क्रॉस 3, और इस मैट्रिक्स का देखेंगे तो 1 2 3, मतलब 3 रो है और एक ही कॉलम है। तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई साथ में नहीं करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब पहले हम जो मल्टीप्लाई करेंगे x y z, और फिर अगेन मल्टीप्लाई इसका भी कर लेते हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने बताया होंगे। देखिए जरा, ये 1 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है। मतलब हमने क्या बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है 3, तो सेम हो गया। कहने का मतलब ये सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जरा मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पहला हमने क्या बोला था मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले से रो आएगा दूसरे से क्या आएगा कॉलम। तो इस पूरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो क्या क्या बनेगा, एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी। अगला फिर उठेगा, फिर ये पूरा उठेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स एच वाई बी, और फिर अगला होगा वाई बी, फिर होगा जेड एफ, फिर ये उठेगा पूरा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स जी वाई एफ जेड सी प्लस में जेड सी। और इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हमने बोला था कि अगर ये दोनों सेम हो रहा है तो ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर जो बच गया, क्या बच गया, इधर से 1, उधर से क्या बच गया 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। वास्तव में यही है, क्योंकि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ कितना कॉलम है, एक, और रो देखें तो 1 2 3। तो हमने अभी तक ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचाइए, अब हम ये दोनों का रिजल्ट जो आ गया, ये दोनों का जो रिजल्ट आया मतलब ये, अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड, और यहाँ से पता चलेगा कि इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। फिर से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कितना है 3, और ये कितना है 3। इसका मतलब पहले का मैंने क्या बोला था कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो हमसे वापिस लगा कि हाँ ये तो सेम है। अगर ये सेम है तो हम इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम हो गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में बोला था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स से रो बराबर होते हैं तो फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं इसका ऑर्डर बता दूँ, इसका रिजल्ट निकलेगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। तो अब हम इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो हमको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रो इनटू कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स से क्या आएगा, पहले मैट्रिक्स से रो उठेगा और दूसरे मैट्रिक्स हम क्या लेंगे कॉलम, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x मल्टीप्लाई होगा इससे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस में एक्स वाई एच प्लस में एक्स जेड जी, प्लस अगला मल्टीप्लाई फिर ये वाला y से होगा, तो एक्स वाई एच वाई स्क्वायर बी प्लस जेड एफ वाई, फिर अगला ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स जी जेड प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एफ जेड, और फिर अगला मल्टीप्लाई ये इससे होगा जेड स्क्वायर सी। यानी कहने का मतलब इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 ही हो गया, 1 रो 1 कॉलम है।
वन रो है और एक ही कॉलम, मतलब सिंगल एलिमेंट है इसमें, क्योंकि सबके बीच में प्लस है, सबके बीच में क्या है प्लस। इसका मतलब ये सिंगल एलिमेंट हो गया, क्योंकि सब कुछ जोड़ने के बाद एक ही एलिमेंट आएगा, तो एक रो एक कॉलम हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई, ये पूरा उठा x से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा उठा y से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा उठा z से मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसका ऑर्डर 1x1 होना था, तो 1x1 ही, क्योंकि आप जोड़िएगा सबको तो कुछ एक चीज आपको मिलेगा, तो इसका मतलब इसका रो 1 ही और कॉलम भी 1, क्योंकि सब कुछ प्लस में मतलब एक ही चीज आना है, इसलिए इसका रो कॉलम ऑर्डर सेम होगा। अच्छा इसके बाद एक छोटा सा और एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। वो एग्जांपल क्या है? अच्छा वो एग्जांपल ये है कि किसी ने कह दिया ए अल्फा इक्वलेंट टू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसा है ए अल्फा इक्वलेंट टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन वो हमसे क्या चाहता है कि देन ए एन, अब अल्फा का पावर हम एन टाइम करेंगे तो क्या होगा, ए अल्फा दे दिया है, ए अल्फा ऐसा है, तो देन ए अल्फा का अब जो मल्टीप्लाई करना है आपको एन टाइम करना है, कितना टाइम करना है एन टाइम, तो उसका आंसर क्या होगा। अच्छा इसको जो बोलते हैं ना मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि आप किसी चीज का एन टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप एक बार करोगे फिर दूसरा बार करोगे फिर तीसरा बार करोगे, तीसरे बार करते करते आपको फील आ जाएगा कि हाँ अगर 2 पे ये आ रहा है तो 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा तो n पे फिर वही आ जाएगा, तो इसमें एक रिदम होता है, वही रिदम को हम पकड़ेंगे, तो इसलिए इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे बार में इसका हम रिदम पकड़ने लगेंगे कि अगला अगर दूसरा में ये आ रहा है तो तीसरा में यही आएगा, चौथा में भी यही आएगा और पांचवा में यही आएगा, और n बार करेंगे तो फिर यही आएगा। तो ये हम लोग n टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये इंडक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हम इसको जो प्रूव करते हैं इंडक्शन के थ्रू ही प्रूव करते हैं, क्योंकि हम n तक मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक रिदम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, और मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव होगा। एक बार में आपको ये दिख रहा है, फिर आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और दिखेगा, 3 बार करोगे तो मतलब आपको लगेगा कि एक रिदम फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, एक रिदम, और रिदम आप पकड़ने लगेंगे, n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो n बार रिदम को फॉलो हो जाएगा, मतलब आप 3 बार बेसिस का मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिदम पकड़ा जाएगा, और रिदम को पकड़ना ही मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है, और उसी के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके।